जय हिंद साथियों, परीक्षा वाटिका के इस सेशन में भी आप सभी का स्वागत है। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं, और बाकी जितने भी वीडियोस हैं वो देखिए पुराने वाले, और नए वीडियोस जो भी आएंगे सब्सक्राइब किए रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस सेशन को खत्म होने के बाद आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? तो यह 19 महीने तक रहा था, कुल 19 महीने। सिकंदर 16 दिसंबर 327 बीसी 16 दिसंबर 327 बीसी में भारत के ओहिंद के पास सिंधु नदी पार किया था और जून 325 ईस्वी में भारत से वापस चल गया था। 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चल गया। ठीक है। सिकंदर का जन्म जो हुआ था 356 बीसी में हुआ था। कब? 356 बीसी में हुआ था। और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर को जब पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। किसके साथ? पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युद्ध? हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज के नाम से, युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो पोरस के साथ युद्ध हुआ। ठीक है। और 327 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहां करवाया था? यह निर्माण हुआ था महाबलीपुरम में। 8 रथ का मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने किया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, जिसमें सप्त पैगोडा मंदिर, रथ मंदिर है वो भी, एकास्मक मंदिर और तट मंदिर, जिसको सोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सोर टेम्पल, तट मंदिर को सोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो गया महाबलीपुरम। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? यह माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र भारत का संस्थापक माना जाता है। परंतु भारत में जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। और ऐबक मूल रूप से तुर्की का था, जो गुलाम के रूप में मोहम्मद गौरी की सेवा में उपस्थित किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, इसलिए 1210 तक ही शासन कर पाया था। और उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? यह किसके शासन काल में था? तो औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक मनसबदार का प्रावधान था। और मनसबदारों को वेतन के बदले जागीर दिया जाता था। क्या दिया जाता था? जागीर। जागीर दिया जाता था मनसब के बदले। औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, लेकिन छोटे छोटे पदों पर सबसे अधिक थे। मुगल वंश के पतन का मूल कारण क्या हो जाएगा? जागीरदारी संकट, जो मनसबदार से संबंधित थे। इसी शासन काल में था दो अस्पा और सिंह अस्पा। कौन सा? दो अस्पा, जिसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दो अस्पा और सिंह अस्पा। इसका प्रावधान था किसके शासन काल में? तो यह था जहांगीर शासन काल में लागू हुआ था, दो अस्पा और सिंह अस्पा शासन प्रणाली। कांग्रेस अध्यक्ष को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं रहा है? कौन सा पद होगा? तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये से संबंधित नहीं रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, जिसमें से सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित संबंधित नहीं है। और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूरा ऑल इंडिया की पहली ऐसी महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी किसी राज्य की। और विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है। और विजय लक्ष्मी पंडित भारत की राजदूत बनने वाली भी प्रथम महिला बनी थी। कांग्रेस का जो 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था, 41वां अधिवेशन कानपुर में, इसकी अध्यक्ष जो सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है। और 48वां अधिवेशन जो हुआ था, 48वां 1933 ईस्वी में 48वां अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्ष थी नेल्ली सेन गुप्ता थी, जो तीसरा कथन दिया गया था। चारों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौतों को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दिल्ली समझौता के नाम से।
गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बराबर के दर्जे देकर समझौता किया था। इस समझौता के द्वारा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लेने के लिए लंदन गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था इसी समझौते के दौरान। और हिंदू में दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने के प्रश्न पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वापस चले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? इस विद्वान कौन था? तो यह अरस्तु था। अरस्तु पॉलिटिक्स पुस्तक नाम लिखी थी, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक अरस्तु के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकोश जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ये किन दो देशों के बीच है? भारत और भूटान के बीच की है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। और कोसी प्रोजेक्ट है भारत और नेपाल के बीच। किसके? भारत और नेपाल के बीच जो है कोसी प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? सिंधु नदी जल बंटवारा संधि 1960 में जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। और सिंधु नदी जल बंटवारे पर अभी विवाद भी चल रहा था। जब अभी जो आप घटना सुन रहे होंगे, ये पहलगाम में जो घटना हुआ है, तो सिंध का पानी भारत ने रोक दिया और झेलम नदी का पानी खोल दिया, जिसके कारण पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित का सही मिलान करें। सही मिलान करने बोला जा रहा है, यहां पर मिलान कीजिए। एक तरफ स्केल दिया गया है और एक तरफ उसका विषय किससे संबंधित है, वह तो रिएक्टर स्केल किससे संबंधित है? इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ब्यूफोर्ट से हवा की गति मापी जाती है। केल्विन स्केल से परमताप मापी जाती है। कौन सा? परमताप। और मिलीबार स्केल से क्या नापा जाता है? दाब नापा जाता है। कौन सा? दाब नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2 और 1। ठीक है, 3, 4, 2 और 1 राइट आंसर हो गया इसका। इसी तरह है एक्यूलोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ, यूडियोमीटर, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब नाम सुनिए आप इसके बारे में जरूर अध्ययन कीजिएगा जाकर के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? यह देशी रियासत कौन सा था? हैदराबाद भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था, जिसमें कुल 389 सदस्य, 389 सदस्य में से 93 सदस्य जो है देशी रियासत से चुनने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? यह मिली गई है आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और यह आयरलैंड से लिया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? यह है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। और इसमें कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में, क्लॉज ए सब क्लॉज ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक पर सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? इसकी प्रस्तुति होती है संसद में। और संवैधानिक संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव या संयुक्त अधिवेशन इसकी नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? सभी को पता है, मैक्सिमम 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? यह बुलाई गई थी दहेज निषेध विधेयक 1961 में। जब अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है यदि दोनों सदन के बीच विधेयक पर गतिरोध हो तब। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, इसमें सभापति भाग नहीं लेते हैं। और प्रायः संयुक्त बैठक में लोकसभा की जीत होती है क्योंकि संख्या बल अधिक रहता है, जिसके कारण इसकी जीत हो जाती है। और संयुक्त अधिवेशन दूसरी बार 1978 में बुलाया गया था।
ठीक, ये पहली बार बुलाया गया था। 1978 में बुलाया गया था जब बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे उसके उनके शासनकाल में आया था। और तीसरा जब आया था, कब आया था? 2002 में आया था जब आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा बना था, पोटा का गठन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस टाइम तीसरी बार यह विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा बिहार। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है बिहार में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WB, विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और यह रिपोर्ट जो है 1978 से प्रकाशित किया जाता है। कब से? 1978 से विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, कब उत्पन्न होगा? जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो जाता है, क्या होता है? ह्रास हो जाता है, उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में तीव्र वृद्धि मुद्रास्फीति का एक कारण बन सकता है। और मुद्रास्फीति के दो रूप में प्रकट होती है। कौन कौन सा? मांग प्रेरित मुद्रा। कौन सी? मांग प्रेरित मुद्रा। और दूसरा लागत प्रेरित मुद्रा। मांग प्रेरित मुद्रा क्या होती है कि वह स्थिति उस समय प्रकट होती है जब चालू कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाएगी। और लागत प्रेरित स्फीति कब उत्पन्न होगी? जब लागत में वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख संकुचित करने का नीति अपनाया जाता है और सरकारी खर्चों में कमी कर मुद्रास्फीति को रोकने का प्रयास किया जाता है। इस प्रश्न के बारे में डिटेल से हम लोग जान लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? सभी को पता है, यह चीन ने पहले जारी किया। चाइनीज सामान ऐसा होता है जो पहले ऐसा काम करता है। और भारत की मुद्रा दशमलव प्रणाली पर आधारित है। किस पर? दशमलव प्रणाली पर आधारित है। और भारत में रुपए के नोट व सिक्के लीगल मनी के श्रेणी में आते हैं। कौन सा? लीगल मनी के श्रेणी में आते हैं। 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट किसका? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपए के नोट दोस्तों जानते हैं कि इसको बनाने में 1 रुपया 16 पैसा के आसपास खर्च आ जाता है, जिसके कारण इसमें RBI को घाटा लगने लगता है। इसके कारण यह वित्त मंत्रालय के अधीन रखा गया है। और भारत में मान्यता प्राप्त कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज है। कितना? 23 जो मान्यता प्राप्त है। और करंट देख लीजिएगा जो बढ़ते घटते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देख लीजिए, बिक्री कर राज्य सरकार से संबंधित है। आयकर, ये इनकम टैक्स, ये राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से संबंधित है। चुंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। आयकर जो है केंद्र सरकार से संबंधित है। ठीक है, आयकर जो है यह केंद्र सरकार से संबंधित है और आयकर केंद्र सरकार लगाते हैं, वसूल भी करते हैं और राज्य और केंद्र के बीच बांट देते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रत्यक्ष कर लगाते हैं। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना होता है, तब यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाता है। और प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष करों की तुलनात्मक रूप में कम भारी माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर में करदाता की उपयोगिता, क्षति और साधनों का वितरण न्यूनतम होता है, कम होता है। विश्व के बच्चों का भविष्य, ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आप लोग को पता ही है, यह प्रकाशित किया जाता है WHO, यूनिसेफ और द लैंसेट, तीनों को मिलाकर के सभी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है यह रिपोर्ट। और विश्व के बच्चों का भविष्य नाम से रिपोर्ट सर्वप्रथम कब आया था? 2020 में जारी किया गया था। यह बच्चों से संबंधित प्रथम व्यापक स्वतंत्र रिपोर्ट है, जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट तेजी से बदलते जलवायु और अन्य
अस्तित्वगत खतरों के माध्यम से बाल स्वास्थ्य में हर पहलू को पुनर्स्थापित करती। ठीक है, सभी पहलुओं को यह पुनर्स्थापित करती है। इस कार्य में न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम था हेलेन क्लार्क, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को महानिदेशक रहे हैं, और डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस द लेसेंट के प्रधान संपादक द रिचर्ड हर्टन, इनका सभी का महत्वपूर्ण योगदान है इस रिपोर्ट को जारी करने में। निवेश लागत विश्लेषण प्रायः कहलाता है, यह विश्लेषण क्या कहलाता है? लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। क्या? लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के विनियमन के लिए गठन किया है। किसका गठन किया गया है इसके लिए? तो इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। IRDA 1999 के धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा 5 पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और 4 अंशकालिक निदेशक उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का यूनिट कौन सा नहीं है? तो यह प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का यूनिट है प्रकाश वर्ष, इसलिए यह समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए, समय का मात्रक क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य कभी नहीं होगा जब किसी घर्षण सतह पर हो। जब किसी घर्षणहीन सतह पर हो तब पिंड का भार शून्य नहीं होता है। और कब शून्य होगा? जब पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार हो, या स्वतंत्र गिरने के दौरान हो, या अंतर्ग्रहिक अंतरिक्ष में हो, तब पिंड का भार शून्य होगा। इन सभी स्थिति में पिंड का भार शून्य होगा। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है गुरुत्व केंद्र। कौन सा? गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है और गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, पढ़े होंगे आप लोग, 10th 12th में ही पढ़ाया जाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम हो जाता है, और वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसका भार जो है प्रतीत होता है कम। ठीक है, तो उसका कब होगा ऊर्ध्व बल? निर्भर करेगा किस पर? डिपेंड करेगा, कब करेगा? जब वस्तु का ठोस वस्तु का घनत्व हो। जब ठोस वस्तु का घनत्व हो। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल ठोस के घनत्व पर निर्भर करता है, और जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होगी, और भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है, फोर्स ऑफ बायंसी के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का चुनाव करने बोला जा रहा है। इसका सही कथन देखिए कौन सा होगा। खसरा जीवाणुओं से होता है? बिल्कुल नहीं। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है? सही है। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है? सही है। कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है? गलत है। 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ठीक है। और इसके विश्लेषण में जान लेते हैं कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है, देख लिया आप लोग। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, और मलेरिया संक्रमित मच्छर जो है उसको काटने से मनुष्य में होता है, जिसके आमतौर पर तेज बुखार और कपकपी के साथ बहुत अधिक कमजोरी का अनुभव होता है। मलेरिया के इलाज के दौरान कौन सी दवाई? क्विनेन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है, और यह सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। किसके? सिनकोना। ध्यान रखिएगा, सिनकोना के छाल से मलेरिया के दवाई का उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है उष्मीयमान। उष्मीयमान कहा जाता है। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है उष्मीयमान। उष्मीयमान कहा जाता है। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की उष्मा धारिता कहते हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए कितना? 80 कैलोरी उष्मा का उपयोग किया जाता है। 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। वह उष्मा जो किसी ठोस द्वारा गलनांक तक पहुंचने के लिए अवशोषित की जाती है उसको गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन की गुप्त उष्मा कहा जाता है।
इतने सारे फैक्ट्स आपको बता देते हैं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, यह सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, यह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब कवर करता है और छोटे क्षेत्र में बन जाता है, बहुत सारा बड़ा वस्तु का छोटा में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना साथियों, फील्ड व्यू जो होता है उसका अधिक होता है, इसलिए इसे ट्रक चालक या मोटर कार के चालक के बगल में लगाया जाता है। और सड़कों में लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण यह प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाने का कार्य करता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा? ऑप्शन देखिए, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। 1996 में न्यूटन ने यह खोज की कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। और 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रकाश भी क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड। किसके? आइंस्टीन के द्वारा यह दिया गया। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम में तो विद्युत सुचालक है, कॉपर भी सुचालक है, लोहा में तो खतरनाक करंट लगेगा। कार्बन जो होगा ना, यह सबसे खराब चालक है विद्युत का, कार्बन। और जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण के विलयन, मानव शरीर, इन सभी में विद्युत चालक का कार्य होता है। यह विद्युत चालक का उदाहरण है। चांदी सबसे बेहतरीन सुचालक होता है विद्युत का। कौन सा? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में तो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। रासायनिक ऊर्जा सबसे अधिक पाई जाती है। और इसमें कार्बन की एक छड़ जो है एनोड का कार्य करती है। किसका? एनोड का कार्य करती है। और स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करती है। कौन सा? कैथोड का कार्य करती है। सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। कितना? 1.5 वोल्ट। आप लोग एक जो टॉर्च में या फिर रिमोट टीवी रिमोट का बैटरी देखते होंगे, उसमें देखिएगा उसका जो वोल्ट होगा ना 1.5 वोल्ट पे वो वर्क करता है। 1.5 वोल्ट आप लोग चेक कीजिएगा आज जाकर के। हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम सिद्धांत यह आधारित है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत इस पर आधारित है। और वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। ये परिभाषा ध्यान रखिएगा, यह पूरा लाइन दे करके पूछा जाएगा, इसको डैश 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 करके क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित विखंडन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन टिक करना नाभिकीय संलयन। और इसी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान की सदैव क्षति होती है। और यह द्रव्यमान जो E बराबर mc², ये बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा और प्रकाश ऊर्जा का कारण यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। E बराबर mc² फॉर्मूला बहुत ही ये प्रसिद्ध फॉर्मूला है, इस पर अधिकतर प्रश्न बनते रहते हैं। तो यह हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए आपको बता दिए। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतया टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका रीजन है पृथ्वी की वक्रता। क्या? पृथ्वी की वक्रता के कारण यह विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। टेलीविजन द्वारा ध्वनि तथा दृश्य दोनों की एक साथ रेडियो तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थान को संप्रेषित किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? आइनोस्कोप, आइकोनोस्कोप, और दूसरा होता है किनेओस्कोप। ये दो भाग होते हैं। और आइनोस्कोप जो होता है आइकोनोस्कोप द्वारा चित्र प्रकर्णित प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है, जिन्हें प्रवर्धित या मॉड्यूलित करके दूरस्थ तरंगों को प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। काइनोस्कोप एक प्रकार का कैथोड किरण होता है जो ऑसिलोग्राफ यानी CRO है। क्या है? CRO का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, वह कौन सा छोटा कण है? वह है परमाणु। सभी को पता है
किसी पदार्थ वह संभव सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित? सभी को पता है, मेंडलीफ, मोसले, रदरफोर्ड या ग्राहम बेल। आप सभी आंसर दे रहे होंगे मेंडलीफ, लेकिन इसका आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये मोसले के नियम पर आधारित है। किसके? मोसले के नियम पर आधारित है। मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं और मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। किस पे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले हो गया राइट आंसर। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी आइसोटोप को कहते हैं, इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है ट्रिटियम। ट्रिटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है और यह एक बीटा उत्सर्जक है। कौन सा? बीटा उत्सर्जक है और इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान कितना होती है? 3 होती है। किसके? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, आवर्त सारणी में चेक कीजिएगा तो पहले स्थान पर, और इसकी द्रव्यमान संख्या 3 होती है और इसके अर्ध आयु जो होती है कितनी है? अर्ध आयु 12.4 वर्ष है। हाइड्रोजन की अर्ध आयु 12.4 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो इसकी प्रयुक्ति होती है अमोनिया के निर्माण में, और हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने से उत्प्रेरक के रूप में यह लौह ऑक्साइड यानी Fe2O3 का निर्माण होता है, जिसे वर्धक उत्तेजक यानी प्रोमोटर कहा जाता है। क्या? प्रोमोटर कहा जाता है। और इसके रूप में Al2O3 एवं K2O मिश्रित रहते हैं, उसका व्यवहार होता है, व्यवहार में उपयोग किया जाता है। अमोनिया की संरचना क्या होती है? टेट्राहेड्रल की आकृति होती है जो पिरामिडल होती है। कौन सा? पिरामिड के आकार की होती है, इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट यानी जंग की रासायनिक संरचना है, सभी को पता है 2Fe2O3 × 3H2O, यह जंग की रासायनिक संरचना है। लोहे के अर्धवायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर जंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। इजी क्वेश्चन था। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड क्या है आप लोग बताइए? ग्रेफाइट का बना होता है। जो पेंसिल आप यूज करते हैं उस चीज से लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट में 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवा चालक यानी क्रिस्टल लैटिस में गमन करते हैं। इसी कारण से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये नहीं कीजिएगा कि पेंसिल को बिजली के तार में घुसा दिए, किसी बोर्ड में घुसा दिए, पिछले भाग में अगर वो ग्रेफाइट खुला हुआ भाग हो, कोई पेंसिल ऐसा होता है कि इस पार से उस पार तक दिखने वाला होता है, तो आपको करंट लग सकता है। दोस्तों आप ये नहीं कीजिएगा कभी भी ये काम। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH। वेरी इजी क्वेश्चन है, NaOH कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? यहाँ पर कथन और कूट भी दिए गए हैं, कोई 2 भी आंसर सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है। तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, सही है। हरित लवक नहीं होते हैं जीव कोशिका में, सही है। तारक केंद्र होते हैं, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन होते हैं, नहीं, पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन कहां से आएगा? ये तो जीव कोशिका, हाँ ह्यूमन में है, जो जीव है उनमें है ब्लड। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। तारकाय की खोज जो है बोबोरी ने की थी, एक तारकाय वर्ड इससे रिलेटेड हो जाएगा। इसकी खोज बोबोरी के द्वारा किया गया। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में, तारकाय। विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोग युवा है, बताइए कब मनाया जाता है कौशल विश्व युवा कौशल दिवस? यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को। और विश्व कौशल युवा दिवस 2025 का जो थीम, 2024 का क्या थीम है आप लोग कमेंट कीजिए। 15 जुलाई 2025 को विश्व कौशल युवा दिवस आएगा। इसका थीम क्या होगा आप लोग करंट में जरूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, गणित का क्वेश्चन है, सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉल्व किया हुआ है उसमें, आप लोग वो सेपरेट वीडियो
कुछ बने हैं, कुछ बनने जा रहे हैं, वो देखिएगा जरूर। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य पदार्थ को मापा जाता है कैलोरी में। कितने में? कैलोरी में मापा जाता है। और उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, वो क्या कहलाता है? कैलोरी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी गाजर। गाजर में विटामिन ए का एकदम श्योरली एकदम शुद्ध स्रोत है, यह समृद्ध स्रोत है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा? कैरोटीन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। पूछा जा सकता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। इसी तरह सभी विटामिन का रासायनिक नाम है, आप लोग देखते रहिएगा। और विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग कौन सा हो जाएगा? ये दस्त हो जाएगा। कौन सा? दस्त, जिसको पेचिस भी कहा जाता है, डिस्टेनरी। इसका कारक होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा? एंटी अमीबा हिस्टोलिका इसका मुख्य कारक होता है। घटते हुए क्रम में मानव शरीर के विद्यमान प्रमुख तत्व हैं कौन कौन से? ये हो जाएंगे कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, हड्डी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ज्यादा होगा इसका मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? कौन सा पौधा है? चीड़ वृक्ष है। कौन सा? चीड़ का पौधा है। और चीड़ का पौधा जो है, इसी से तारपीन का तेल भी निकाला जाता है। कौन सा? तारपीन का तेल। आप लोग अक्सर सुनते होंगे तारपीन के तेल के बारे में। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश का अवशोषण करना। और प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित अति आवश्यक है। और पौधों में क्लोरोफिल प्रायः पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? मुगल पेंटिंग, तो यह शासनकाल था जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल को मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज भी कहा जाता था। जहांगीर के दरबार में कई प्रमुख चित्रकार जैसे अगा राजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, बिशन दास के बारे में अक्सर सुनते होंगे आप लोग, मनोहर, गोवर्धन, ये सभी जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहां पर स्थित है? यह कहां स्थित है? यह है हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? टप्पा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। टप्पा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी, वीरगास्य, यह सब कर्नाटक का लोक नृत्य है, जो आप लोग बताए अभी आप लोग को। इनमें से कौन सितार वादन से नहीं जुड़े थे? कौन नहीं जुड़े थे? ये थे उस्ताद अलाउद्दीन खान, यह सितार वादन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। और भगवान बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की तपस्या की है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी, कौन सा? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, कब मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक्स किसकी पवित्र पुस्तक है? एनालिटिक्स, यह पवित्र पुस्तक है कन्फ्यूशियस के। कन्फ्यूशियस चीन का महान दार्शनिक भी था। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 25, जिसमें कि 2 उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में है। गणित का प्रश्न है, सेपरेट वीडियो में बनाया गया है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा जाकर के। अब इसका राइट आंसर हो गया 22,500। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ कहां पर स्थित है? यह स्थित है जबलपुर में। ऑप्शन बी जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का खंड पीठ जो है 2 भाग में, इंदौर और ग्वालियर में भी स्थित है। और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कब स्थापना हुआ थी उच्च न्यायालय की? 1956 ईस्वी में स्थापना की गई थी, हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? यह अनुच्छेद है 343। 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषणा की गई है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ही संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंक का रूप भारतीय अंक का अंतरराष्ट्रीय रूप भी होगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने कहा जा रहा है, एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरा तरफ त्योहार दिया गया। कौन से राज्य से कौन सा त्योहार संबंधित है? तमिलनाडु, तमिलनाडु से कौन संबंधित है? पोंगल। पश्चिम बंगाल, इससे संबंधित आप लोग बताइए। डोल पूर्णिमा, कौन सा? डोल पूर्णिमा। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तमिलनाडु से पोंगल, पश्चिम बंगाल से डोल पूर्णिमा, केरला से कौन सा संबंधित हो जाएगा? ओणम, और असम से बिहू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा है। 4, 5, 2 और 1, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। गणित का प्रश्न है, वीडियो बनाया गया है, बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा 12,960। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं उल्लेखित सालों में से निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा मदर टेरेसा 1978, इससे संबंधित नहीं है, इसलिए यह सही हो गया राइट आंसर 1978 मदर टेरेसा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहां आयोजित हुआ था? इसकी आयोजन किया गया था, इसका आयोजन लंदन में किया गया था। और महासभा के सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। कौन सा? लघु संसद। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। फिर से मैथ का क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपये 625। अगेन मैथ क्वेश्चन, राइट आंसर हानि 5%। सन 1962 के भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? इसकी स्थापना हुई थी बड़ोदरा में। कहां पर? बड़ोदरा में स्थापना की गई थी इसकी। भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घना आबादी वाला राज्य है, पता है आप सभी को, बिहार ही होगा बीमारू राज्य के गिनती में। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति वह पर वर्ग किलोमीटर है। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, इसी सेट में बताए थे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया जो है उसका चुनाव करते हैं। और उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं होगा? उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता होगा, ये गलत है, ये सही नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? यह किया जाता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न रहे हो। और निगरानी समिति ग्राम सभा के कार्यों पर अपना प्रतिवेदन देते हैं। यह दाब समूह का कार्य करती है। कौन सा? दाब समूह का कार्य करती है, प्रेशर ग्रुप का कार्य करती है यह। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? यह कौन सा राज्य है जो म्यांमार की सीमा से सटे हुए नहीं है? नॉर्मल वे में यह पूछा जा रहा है। तो यह त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है म्यांमार की देश की सीमा पर स्थित नहीं है। भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। और यह भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को स्पर्श करती है। कौन कौन सा? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ये ध्यान देखिएगा कि नहीं है के चक्कर में आप लोग सही कर देते हैं कौन सी सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा रामगंगा। रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी है, नहीं है। और यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है राम नदी। और इस नदी का उद्गम जो है एक हिमनद से होता है, इसलिए इस नदी में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा बहुत अधिक अंतर मिलता है, कभी सूख भी जाता है। खोन नदी रामगंगा की सहायक नदी है। कौन सी? खोन नदी रामगंगा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? यह हो जाएगा प्यूटोरिको।
यह इस क्षेत्र में नहीं है। यह वेस्ट इंडीज में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र में है। इसकी खोज 1508 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी प्यूर्टो द्वीप की खोज। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? इसका आधार था सैन्य आधार पर किया गया था। और स्पेन निवासी लोयला एक बहादुर सैनिक था जिसके इस संगठन की स्थापना की थी। किसने? लोयला इसका नाम था। लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? लोजोन संधि यह है यूनान और तुर्की के बीच संबंधित है। और 24 जुलाई 1923 को मित्र राष्ट्रों ने इस संधि पर अपनी सहमति पर मोहर लगाई थी। और सेवरे की अपमानजनक संधि को संशोधित करते हुए तुर्की ने लोजोन में वर्ष 1923 में एक सम्मेलन बुलवाया था। कहां पर? लोजोन में। निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। इसने ही इसको प्रकाश में लाया था। और इस स्मिथ की एक पुस्तक है, उसका नाम है एयर एंड रेन द बिगनिंग ऑफ ए केमिकल क्लाइमेटोलॉजी। यहां पर लिखने में छोटा जगह है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट कर देंगे वैसे आप लोग को। यह पुस्तक है, यह 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब? 1872 में, जिसमें जल वर्षा के साथ अम्ल के अवपात को अम्ल वर्षा कहा जाता है, यह उन्होंने बताया था। किसने? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने बताया था। धर्मनिरपेक्षता प्रेरित है। किससे प्रेरित है? यह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? उसमें कुछ कथन है जैसे सर्वधर्म समभाव, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म और राजनीतिक की पृथकता, राज्य किसी व्यक्ति पर धर्म के विचारों को लागू नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और धर्मनिरपेक्षता के इस मूल से संबंधित अभी जो घटना पहलगाम का हुई थी, फिर से आपको चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया था कि धर्म पूछा गया था आप किस धर्म के हो, और इसी के आधार पर कई जो पर्यटक थे उसको मार दिया गया था। तो यह धर्मनिरपेक्षता प्रेरित नहीं करते किसको? वोट की राजनीति को। प्रश्न था हमारा, इसका जवाब यह है। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विवाह की उत्पत्ति, इसका संबंध है मानवीय इच्छाओं से। मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? मर्दानी, तो यह है महाराष्ट्र की। और इसका विकास 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका अभ्यास मुख्यतः महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में किया जाता है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? ये कौन सा देश है? तो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में संयुक्त रूप से यह विश्व कप की आयोजन होगा। सभी आंसर हो गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? यह जीतने वाली है भाविना पाटिल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, भाविना पाटिल। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी रचना की गई थी के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड की पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यह है के शैलजा की आत्मकथा। फरवरी 23 में साइक्लोन गैब्रियल, कौन सा? साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? साइक्लोन अक्सर आते रहते हैं साथियों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग करंट से जुड़े जितने भी प्रश्न है अभी हमारे चैनल पर जो है 2024 से 25 तक के, अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स के वीडियो एक संयुक्त मास्टर वीडियो अपलोड किया गया जो लगभग 2-2.5 घंटे का, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं। उसको देख लीजिएगा। उसमें बताया गया बहुत सारे साइक्लोन के बारे में, कौन कौन सी तूफान कब आए, कौन कौन से चक्रवात कब आए, ये सभी बताया गया है उसमें। उसको देख लीजिएगा आप जरूर। और फरवरी 2023 में जो साइक्लोन गैब्रियल आया था, ये किस देश को प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड को सबसे अधिक प्रभावित किया था इसने। और इस चक्रवात के प्रभाव के कारण न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? यह शुभारंभ किया गया था भूपेंद्र यादव के द्वारा। और इस परियोजना का उद्देश्य अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। मतलब 5 किलोमीटर क्षेत्र जो अरावली से सटे हुए 5 किलोमीटर के क्षेत्र है। किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
2025 तक यह रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र को मौसमी बदलाव की जानकारी देते रहेगा। कितना? 400 किलोमीटर क्षेत्र तक के। केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी थी? इसकी कुल राशि थी 13,000 करोड़। बजट से संबंधित जो 2025-26 का बजट जारी किया गया है साथियों, बजट का भी एक सेशन हमारे YouTube चैनल पर, परीक्षा वाटिका चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग चैनल देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ताकि बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न आए, किस आयोग को किस मद में कितने राशि जारी किए गए हैं, सभी उसमें बताया गया है। आप लोग बजट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार जाकर के। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? यह जीतने वाली है लवलीना बोरगोहेन। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? यह जीतने वाला है गांगूबाई काठियावाड़ी मूवी। बजट का क्वेश्चन है 23-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि योजना में क्या क्या शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछा जा रहा है, तो हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं किया गया है। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसमें 7 प्राथमिकताओं को सप्तर्षि के रूप में संदर्भित किया था। सप्तर्षि योजना है, उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया था? पहला था समावेशी विकास, दूसरा था वंचितों को वरीयता, तीसरा था बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा था क्षमता का विस्तार, क्या था? क्षमता का विस्तार, पांचवा हरित विकास, छठा युवा विकास और सातवां था वित्तीय क्षेत्र। इन सभी से संबंधित सभी को मिलाकर सप्तर्षि योजना को 7 प्राथमिकताएं दी गई। हेल्थ सेक्टर को नहीं मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का क्या नाम है? इसका नाम था LVM-3 नाम था इसका। किस वर्ष को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? यह वर्ष था 2023। किस राज्य सरकार में पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? किस राज्य के द्वारा? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। हमारा सरकार ने भी सभी दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में भी 4% आरक्षण की घोषणा की है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम से एक गेट का अनावरण किया। यह किस देश का खिलाड़ी है ब्रायन लारा? तो यह है किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पे। ये क्वेश्चन था कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो उसको नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के गेट कर दिया गया, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में। सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? यह थे रंजित गुहा। 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह नियुक्ति की गई है अनंत माहेश्वरी की। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? सभी को पता है कर्नाटक ने जीता, कर्नाटक ने जीता, कर्नाटक ने जीता। तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग न्यू आए थे देख लिए वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।